बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 8 और उसमें हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन इसको स्टडी कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम ओजोनोलाइसिस, पॉलीमराइजेशन एंड यूजेस ऑफ एथीन, इन तीन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हम आगाज करते हैं ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ना अल्कीन के ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो इससे पहले हमने पढ़े हैं, हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा जिसे हमने अपॉक्सीडेशन कहा, हमने कंबस्टन पढ़ा, हमने हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ा, और आज हम फोर्थ ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हमारी टेक्स्ट बुक में है, दैट इज ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस जो है इसको हम दो स्टेप्स में पढ़ते हैं। एक है फॉर्मेशन ऑफ ओजोनॉइड एंड देन रिडक्शन ऑफ ओजोनॉइड। इन सारों को डिटेल से आप देखें। फॉर्मेशन ऑफ ओजोनॉइड यानी ओजोनॉइड का बनना। मेरे पास ये एक अल्कीन है एंड दिस वन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली एंड दिस वन इज ईथीन। स्टूडेंट, आप इसे ईथीन भी कह लो, आप इसे एथिलीन भी कह लो। जब ईथीन का ओजोन से रिएक्शन करवाएं, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एन इनर्ट सॉल्वेंट, और वो इनर्ट सॉल्वेंट मैं ये आपके लिए लिख रहा हूं CH2Cl2 भी ले लो। आपने ना ये इनर्ट सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हैं, क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं। CH2Cl2 इज द डाइक्लोरोमीथेन। जब अल्कीन को डाइक्लोरोमीथेन इसमें डिसॉल्व करके उस सॉल्यूशन में से ओजोन पास की जाती, ओजोन O3 एट -78 डिग्री सेंटीग्रेड एट वेरी लो टेम्परेचर। तो पहले क्या होगा, पहले आपके पास ये ऑक्सीजन O2 और ओजोन O3। तो ओजोन मीन ऑक्सीजन के ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन यहां पे आ गया, तो ये ओजोन यहां पे ऐड होगी। कार्बन के देखिए 1 2 3 और एक ये बॉन्ड आ गया। तो इसके साथ इधर ये इस कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोजन शो करवा रहा हूं, और इस कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन वो मैं ये शो करवा रहा हूं। तो जब वेरी लो टेम्परेचर पर इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में ओजोन और अल्कीन का रिएक्शन करवाए, आपके पास पहले ये इंटरमीडिएट, दिस वन इज कॉल्ड मोलोजोनाइड। इसे मोलोजोनाइड कहते हैं, मोलोजोनाइड। अच्छा, मोलोजोनाइड क्यों कहते हैं? बिकॉज 1 मोल ऑफ ओजोन इज एडेड। ओजोन का 1 मोल ऐड हुआ तो जो बना मोलोजोनाइड। मोल 1 मोल ऑफ ओजोन की एडिशन से ये मोलोजोनाइड बना। दिस वन इज आल्सो कॉल्ड, इसे हम इनिशियल सॉल्वेंट्स की बुक है वहां पे से इनिशियल या प्राइमरी ओजोनाइड कहते हैं। असल हम क्या बनाना चाह रहे हैं? हम ओजोनॉइड बनाना चाह रहे हैं। तो ओजोनॉइड फॉर्मेशन में पहला जो स्टेप आया वो है फॉर्मेशन ऑफ मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड इज आल्सो कॉल्ड इनिशियल और प्राइमरी ओजोनाइड। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज हाईली अनस्टेबल। फौरन इसमें रीअरेंजमेंट होती है और ये आइसोमराइज होकर एक और कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ। तो इसमें क्या हुई? इसमें हुई रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट ये होगा कि ये ऑक्सीजन यहां से यहां चला गया। एक्चुअली ना इसकी फ्रेगमेंटेशन होती है, इसके 2 फ्रेगमेंट्स बनते हैं और वो दोनों फ्रेगमेंट्स आपस में कंबाइन होकर ओजोनॉइड बनाते हैं। अच्छा, अब मोलोजोनाइड इसकी रीअरेंजमेंट हुई तो हमारे पास क्या बना? अब देखें, ये ऑक्सीजन नीचे रह गया, ये ऑक्सीजन, और ये वाला ऑक्सीजन यहां से ऊपर आ गया। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं, इस कार्बन के साथ वही 2 हाइड्रोजन इधर है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, वो ये हाइड्रोजन आ गया। मेरे पास ये इंटरमीडिएट बना,
इस इंटरमीडिएट का नाम है, दिस वन इज ओजोनाइड। ओजोनाइड, ये पहला मरहला मुकम्मल हुआ, फर्स्ट फेज यहां कंप्लीट हुआ। ओजोन अल्कीन में ऐड की, इथीन में ऐड की, मोलोजोनाइड बना, हाईली अनस्टेबल। ये इसमें रीअरेंजमेंट हुई और ये अपने आइसोमर में आइसोमेराइजेशन हुई और ये ओजोनाइड में कन्वर्ट हुआ। चूंकि ये ओजोनाइड इथीन से बना, लिहाजा इसका नाम भी ले लो, दिस वन इज एथिलीन ओजोनाइड। इसका नाम है एथिलीन ओजोनाइड। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या स्टूडेंट, यहां दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई, लेकिन जब आपके पास ओजोनाइड बना तो दोनों कार्बन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं, सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए। अब आपके पास फिर दिस इज आल्सो अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल है। मैं ओजोनाइड की बात कर रहा हूं, दिस इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है। दूसरी एक बात, इसमें ना ये वाला बॉन्ड देखें, ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस वन इज पर ऑक्साइड ग्रुप। तो इसके अंदर पर ऑक्साइड ग्रुप मौजूद है। दिस ओजोनाइड इज हाईली अनस्टेबल। और बाज दफा क्या होता है, बाज दफा ये होता है कि लोअर अल्कीन से बनने वाला ओजोनाइड ये एक्सप्लोड हो जाता है, एक्सपोजन इसका हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी फर्दर रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन के लिए आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, यानी यू विल यूज द रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। जो आप रिड्यूसिंग एजेंट स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं, रिड्यूसिंग, ये एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, जो आप इस दौरान रिड्यूसिंग एजेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं वो क्या है, जिंक प्लस H2O, ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप ना। पैलेडियम, इसकी मौजूदगी में हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। और आजकल जो मॉडर्न इस्तेमाल किया जा रहा है रिड्यूसिंग एजेंट इस प्रोसेस में, वो है आपके पास सल्फर CH3, दिस वन इज कॉल्ड डाईमेथल सल्फाइड, डाईमेथल सल्फाइड। तो इसे हम डाईमेथल सल्फाइड DMS, ये रिड्यूसिंग एजेंट आजकल फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है। लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में जिंक प्लस H2 इसको रिड्यूस। अब हुआ क्या कि आपके पास ये बन गया ओजोनाइड, दिस वन इज ओजोनाइड। अब आप क्या करेंगे, आप वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये बॉन्ड यहां से टूटा, ये बॉन्ड यहां से टूटा, ये ऑक्सीजन वाटर के साथ मिली और ये आपके पास बन गया H2O2, दिस वन इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, बन गया। एक और चीज, जब ये यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन गया, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन गया। इसका मतलब है ये कार्बन जिसके साथ दो हाइड्रोजन थे, इसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया और ये आपके पास बन गया C डबल बॉन्ड O के कार्बन और साथ इसके दो हाइड्रोजन। दिस वन इज अ कार्बोनिल कंपाउंड एंड दिस कार्बोनिल कंपाउंड इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। स्टूडेंट, हम इसे क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। दिस इज आल्सो कॉल्ड मेथानल फॉर्मेल्डिहाइड। बिल्कुल इसी तरह देखो, इसको देखें, C डबल बॉन्ड O और कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन। इसका मतलब है ये भी फॉर्मेल्डिहाइड में रिड्यूस हो गया, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड में रिड्यूस हो गया और आपके पास दो फॉर्मेल्डिहाइड बने। इसका मतलब क्या हुआ, दो स्टेप्स हुए। पहले में ओजोन इथीन में ऐड हुआ, ओजोनाइड बना, ओजोनाइड। और दूसरा स्टेप क्या हुआ, जिसमें ओजोनाइड की रिडक्शन हुई और आपके पास ये फॉर्मेल्डिहाइड बना और साथ H2O2 बना। अब यहां पे जिंक का क्या काम है स्टूडेंट, ये जब रिएक्शन हो रहा होता है ना,
तो आपके पास ये एल्डिहाइड बन गया, कीटोन भी बनते हैं, एल्डिहाइड भी बन गया। अब आपके पास उस रिएक्शन मिक्सचर में H2O2 है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दैट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग भी है लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। इसमें आपके पास अगर ओजोन ज्यादा कंसंट्रेशन में आपने लिया है तो रिएक्शन मिक्सचर में ओजोन भी मौजूद है। ओजोन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में खतरा है कि ये एल्डिहाइड मजीद ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट ना हो जाए। तो जिंक क्या करता है? जिंक ये जो ऑक्सीडेंट्स हैं, ऑक्सीडेंट हैं, इनको रोकता है एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से, फर्दर ऑक्सीडेशन से। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिंक इससे रिएक्शन करेगा। माय डियर स्टूडेंट, देखें जिंक जो है वो H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और आपके पास जिंक ऑक्साइड और साथ आपके पास H2O ये हासिल। ओजोनोलाइसिस, दिस वन इज अ वेरी यूजफुल मेथड। इसकी यूजफुलनेस आप दो तरह से देख सकते हैं कि इट इज अ यूजफुल एज अ सिंथेटिक टूल। सिंथेटिक टूल ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ये इस्तेमाल होता है। यानी अगर आप अल्कीन को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस ओजोनोलाइसिस से ऐसा कर सकते हैं। मसलन इस रिएक्शन में आपने देखा, आपने इथीन से फॉर्मेल्डिहाइड बनाया, तो अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड को इथीन से बनाना चाहते हैं तो आप ओजोनोलाइसिस की मदद से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह अगर आप अल्कीन को चेंज करते जाएंगे उसी लिहाज से आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड, आई मीन एल्डिहाइड और कीटोन हासिल होते जाएंगे। तो दिस वन इज अ सिंथेटिक टूल। इट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पर्टिकुलरली द कार्बोनिल कंपाउंड्स। दूसरी बहुत अहम बात, ओजोनोलाइसिस इज यूजफुल फॉर एज अ मेथड फॉर डिटर्मिनिंग द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्कीन। आपके पास एक अल्कीन है, अननोन अल्कीन, हम जानना चाहते हैं कि उसमें डबल बॉन्ड क्या है। फर्ज किया आपके पास ब्यूटीन है, आप जानना चाहते क्या ये 1 ब्यूटीन है या 2 ब्यूटीन है। 1 ब्यूटीन का मतलब है कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड, और 2 ब्यूटीन का मतलब है कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन उसको लोकेट करने के लिए आप ओजोनोलाइसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? ये सारी बातें मैं आपको समझाता हूं पूरी डिटेल के साथ। जितना अभी तक हमने पढ़ा है मैं एक और अंदाज में कंसेप्चुअली आप तक पहुंचा। हमारी टेक्स्ट बुक में इतना ही लिखा हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट, इन तमाम पॉइंट्स को मैं कंसेप्चुअली आपके साथ शेयर करता हूं। स्टूडेंट, ओजोन का हमने इस्तेमाल किया ओजोनोलाइसिस में। ओजोन इज अ ट्राई एटॉमिक form of oxygen. It is also called an allotrope of oxygen. Ozone is a neutral molecule, but its bonds are polar. मेरे पास ने ये ओजोन के लीवर स्ट्रक्चर्स हैं, ये 2 लीवर स्ट्रक्चर्स हैं। These are also called the resonance contributing structure of ozone. अब इसमें देखिएगा स्टूडेंट, जो सेंट्रल ऑक्सीजन है इस पर पॉजिटिव चार्ज है और जो साइड ऑक्सीजन एटम्स हैं इन पर नेगेटिव चार्ज है, ये 2। और अगर मैं इनका हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर लूं तो मैं इसको O3 ही लिखूंगा। स्टूडेंट, इसी तरह मेरे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप ऑफ ओजोन है। इसमें अगर आप देखेंगे जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है वो ब्लू इन कलर है, ये शो कर रहा है कि इट इज पॉजिटिवली चार्ज, और जो साइड वाले हैं वो रेडिश इन कलर है, दे शो दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। ओवरऑल ये आपके पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यानी जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इस पर नेगेटिव। एक और भी बात बताता चलूं कि ओजोन इज हायर एनर्जी फॉर्म देन O2। वो कैसे? जब आप ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो आप ऑक्सीजन में 142 किलो जूल पर मोल एनर्जी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देते हैं, फिर वो जाके ओजोन में कन्वर्ट होता है। ये एनर्जी आप कैसे दे सकते हैं स्टूडेंट? ये एनर्जी आप दे सकते हैं बाय एक्सपोजिंग द ऑक्सीजन गैस थ्रू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू ऑक्सीजन गैस। इस तरह आप 142 किलोजूल पर मोल एनर्जी ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर उस ओजोन में। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि ओजोन हैज 142 किलोजूल पर मोल एनर्जी मोर या ओवर देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ओजोन क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, लिहाजा इट इज अनस्टेबल, और अनस्टेबल का मतलब इट इज वेरी रिएक्टिव।
ये ऑक्सीजन के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव होता है। अच्छा, एक तो ये बात। दूसरा ना, हमने ओजोनोलाइसिस क्या पढ़ा, ओवरऑल क्या रिएक्शन है। ये आपके पास अल्कीन है, अल्कीन C डबल बॉन्ड C, दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप अटैच है, ये अल्कीन है। आप क्या करते, पहले स्टेप में आप इसमें ओजोन को ऐड करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट, वो CH2Cl2 एट वेरी लो टेम्परेचर -78 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो आपके पास ओजोनाइड बना। और दूसरे स्टेप में हमने क्या आपने उस ओजोनाइड की रिडक्शन करवाई, और रिड्यूसिंग एजेंट मैंने 3 आपके साथ शेयर किए कि आप रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जिंक प्लस H2 यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम प्लैटिनम उसको यूज कर सकते हैं, और एक DMS डाई मेथल सल्फाइड इसको भी आप जो यूज कर सकते हैं बतौर रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। यहां बहुत अहम बात, अब वो क्या, आपके पास ये अल्कीन था ना, इसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सिग्मा और पाई। अब जब ये कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट होना है तो कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड इस अल्कीन से बनेगा, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। आप अल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इसको ब्रेक करो और इन डबली बॉन्डेड कार्बन दोनों के साथ एक एक ऑक्सीजन लगा दो, तो आपके पास ये कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। वेरी सिंपल अप्रोच। मैंने आपको ना इसके यूजफुलनेस ऑफ ओजोनोलाइसिस में एक बात की थी कि दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्कीन मॉलिक्यूल। तो वो कैसे मालूम करेंगे, मैं ना 3-4 आपके साथ अल्कीन और उससे बनने वाले कार्बोनिल कंपाउंड इनकी बात करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये ईथीन है जिसे हम एथिलीन कहते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। जब आप इनकी ओजोनोलाइसिस करवाएंगे, दोनों स्टेप्स की बात करें, तो क्या होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये बॉन्ड टूटा, दोनों कार्बन के साथ एक एक ऑक्सीजन लगा, हाइड्रोजन तो आपने साथ लगा नहीं है, तो आपके पास ये फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बने। इसका मतलब हुआ जब आप ईथीन की ओजोनोलाइसिस करवाते हैं तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड बना। अब मैं आपको ये पॉइंट बताता चलूं कैसे ये एनालिटिकली ये ओजोनोलाइसिस कैसे इस्तेमाल होती। मतलब आपके पास अननोन अल्कीन है, अब ये अल्कीन कौन सी है, आप इसकी ओजोनोलाइसिस करवाएं, जो कार्बोनिल कंपाउंड बने उस कार्बोनिल कंपाउंड को स्पेक्ट्रोस्कोपिकली या लैब मेथड्स के जरिए मालूम करो, तो पता चला वो कार्बन जो कंपाउंड बना वो फॉर्मेल्डिहाइड। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो अल्कीन था वो ईथीन है। बिल्कुल इसी तरह आपके पास ये प्रोपीन है, प्रोपीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन और दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप। आप इसकी ओजोनोलाइसिस करवाएंगे, दोनों स्टेप्स आप एरो के एक ऊपर एक नीचे लिखते हैं। स्टूडेंट, जब आप इसकी ओजोनोलाइसिस करवाएंगे ना, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये ब्रेक हुआ, दोनों कार्बन के साथ एक एक ऑक्सीजन लगाओ, तो आपके पास ये जो कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे, एक बन गया फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा आपके पास क्या बना, एसिटल्डिहाइड। अगर किसी अल्कीन की ओजोनोलाइसिस से फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड हासिल हो तो वो अल्कीन कौन सा होगा, वो प्रोपीन होगा। माय डियर स्टूडेंट, यू हैव 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन को गौर से देखें, डबली बॉन्डेड कार्बन, एक कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक इथाइल ग्रुप। जब आप इसकी ओजोनोलाइसिस करवाएंगे, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड दे आर फॉर्मेल्डिहाइड एंड प्रोपेनल्डिहाइड। इसका मतलब है अगर किसी ब्यूटीन उसकी ओजोनोलाइसिस के नतीजे में फॉर्मेल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड बने, तो इसका मतलब है द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज एट कार्बन नंबर 1। सिमिलरली यू हैव द 2 ब्यूटीन। अब इसकी ओजोनोलाइसिस करवाएं, मैं वही अप्रोच जो बता रहा हूं, प्रोडक्ट क्या बनेंगे, कार्बन डबल का बॉन्ड कार्बन ब्रेक करो और दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन इसके साथ एक एक ऑक्सीजन लगा दो, तो आपके पास यू विल हैव 2 एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स। ये है हमारे पास ओजोनोलाइसिस। एक बहुत अहम पॉइंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जरा गौर से सुना, दिस वन इज द कंसेप्चुअल पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट, हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन टोटली हमने 4 पढ़े थे। हमने पहला पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एपॉक्सीडेशन। फिर हमने हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ा, कंबस्टन को बीच में से निकाले, और फिर हमने ये ओजोनोलाइसिस पढ़ा। तो कंबस्टन अगर छोड़े तो बाकी मेरे पास ये 3 बने, एपॉक्सीडेशन, हाइड्रोक्सिलेशन एंड वी हैव द ओजोनोलाइसिस।
अब जरा गौर से देखना, अपॉक्सीडेशन में आपने अल्कीन, उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया, सिल्वर ऑक्साइड और 300 डिग्री सेंटीग्रेड, आपके पास एपॉक्साइड बना। मैं जिस पॉइंट की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, अल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिग्मा और पाई, जब एपॉक्साइड बना तो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, लेकिन एपॉक्साइड में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इंटैक्ट रहा, वो ब्रेक नहीं हुआ। आपने हाइड्रोक्सिलेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ बायर 3 एजेंट, कोल्ड, डाइल्यूट, अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड भी, डाइल्यूट भी, अल्कलाइन भी, KMnO4, ये तीनों बातें ध्यान में रखनी है। जब आपने रिएक्शन करवाया, यू विल हैव द ग्लाइकोल। अब जब अल्कीन ग्लाइकोल में कन्वर्ट हुआ तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, लेकिन ग्लाइकोल में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इंटैक्ट रहा। यानी अपॉक्सीडेशन और हाइड्रोक्सिलेशन थ्रू बायर 3 एजेंट, इन दोनों में एक बात कॉमन आई कि पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, लेकिन सिग्मा बॉन्ड जो है वो इंटैक्ट रहा। अब दो और बातें, आप KMnO4 ले रहे हैं जो हॉट है, कंसंट्रेटेड है और एसिडिक है। हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिक KMnO4 इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब अल्कीन में ऐड करेंगे, यह ना सिर्फ कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, बल्कि सिग्मा बॉन्ड भी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, और अल्टीमेट यू विल हैव द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यही बात आपने ओजोनोलाइसिस में भी करवाई। ओजोन का अल्कीन से रिएक्शन करवाया, कार्बन कार्बन सिंगल और डबल दोनों बॉन्ड टूट गए और आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड बना। लेकिन अगर मैं कहूं कि वार्म या हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिक KMnO4 और ओजोन, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन दोनों में से वेरी स्ट्रॉन्ग कौन है? तो वेरी स्ट्रॉन्ग फिर हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिक KMnO4, वो ऑक्सीजन की, ओजोन के निस्बत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। ओजोन तो कार्बोनिल कंपाउंड बनाने के बाद चुप करके बैठ गई, वो मजीद उसके, और फिर हमने ये भी किया ना, हमने उसमें रिड्यूसिंग एजेंट भी डाले जिसने ओजोन की एक्सेस अमाउंट उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। इस तरह हमारे पास ओजोनोलाइसिस के नतीजे में हमने अल्कीन को कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट किया। माय डियर स्टूडेंट, अब हम ना पॉलीमराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कीन में एडिशन रिएक्शंस पढ़े, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़े, और लास्ट में हमारी टेक्स्ट बुक में पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं हम? द प्रोसेस, जब भी एंड पे एशन आए तो एशन का मतलब होता है प्रोसेस या रिएक्शन। द प्रोसेस इन विच स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं, जिन्हें हम रिपीटिंग यूनिट कहते हैं, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम पॉलीमर, यानी मोनोमर से पॉलीमर बनना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। मसलन मेरे पास एक स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, दिस वन इज ईथीन, यही हम एग्जांपल ले रहे होते हैं। ईथीन भी कह लो, और मैं हर दफा कहता हूं ईथीन भी कह लो, एथिलीन भी कह लो। आप इनकी एक बहुत बड़ी तादाद लेते हैं। जब आप इसकी इस कंडीशन में, ये हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ ये कंडीशन, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 एटमॉस्फेयर, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन या पर भी आप ले सकते हैं, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। और प्रोडक्ट आपके पास है CH2 डबल को सिंगल कर दो और इसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर दो, टेकन N, ये आपके पास प्रोडक्ट बना। ये आपका, ये मोनोमर है, ये पॉलीमर है, और ये प्रोसेस क्या कहला रहा है? पॉलीमराइजेशन। ये आपके पास बना, इसे हम पॉली एथिलीन कहते हैं, लेकिन कमर्शियली स्टूडेंट इसे पॉलीथीन कहते हैं। कमर्शियली मैंने बोला है, कमर्शियली। तो ये प्रोसेस आ गया। अब ना दिस प्रोसेस का पॉलीमराइजेशन, ये जो N है ना, N आमतौर पर N दैट इज इक्वल टू 10,000, लेकिन याद रखना जब N जो है वो 10,000 होगा, इसका मतलब है कि 10,000 ईथीन मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होकर पॉलीथीन बना है। लेकिन स्टूडेंट जब तक ये N जो है ना, इसकी तादाद 10 लाख से ज्यादा, ये तो 10,000 है ना, 10 लाख से लेकर इससे ज्यादा नहीं होगी,
ये वाला पॉलीथीन ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, यूजफुल नहीं होता। ये जो पॉलीथीन बना ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से बना और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनता है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए ये जो पॉलीथीन हासिल होता है, इट इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी, ये जो क्वालिटी ऑफ पॉलीमर्स है ना, इसमें 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी डेंसिटी क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ये 3 चीजें इसकी क्वालिटी को मेनली डिफाइन करती हैं। माय डियर स्टूडेंट, एक और सेंटेंस की तरफ आए। हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि अ गुड क्वालिटी पॉलीथीन इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथीन इज पॉलीमराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, ये मैंने कैटलिस्ट लिखा है, ये कैटलिस्ट नाम इसका देखना, एल्यूमिनियम ट्राईइथाइल। ये हमारी टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है, मैं वही बोल रहा हूं, हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है एल्यूमिनियम ट्राईइथाइल। वैसे ना बाज बुक्स में इसे लिखा हुआ है ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बाद में आ रहा है। ये एल्यूमिनियम एक मेटल है और ये इसका ऑर्गेनिक पार्ट है। तो दिस वन इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इस मेटल को इन लाइगेंड ने चारों तरफ से, तो दिस वन इज आल्सो अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंप्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन। सिमिलरली यू हैव टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ये कहते हैं कि अगर आप ना इथीन की पॉलीमराइजेशन, अगर आप इथीन की पॉलीमराइजेशन इन कैटलिस्ट की मौजूदगी में कराएंगे तो जो पॉलीथीन बनेगा दैट इज ऑफ गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी का मतलब क्या हुआ? गुड क्वालिटी का मतलब होता है दैट हैज हाई डेंसिटी, हायर डेंसिटी, दैट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड दैट हैज बेटर स्ट्रेंथ देन पॉलीथीन फॉर्म फ्रॉम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब इनको हम क्या कहते हैं? ये आपकी ना बुक में लिखा हुआ है। इनको हम ना स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट नाम है, एंटीटेस्ट वगैरह में ये आपके काम आएगा। दीज आर कॉल्ड जिगलर नाटा या नेटा कैटालिस्ट। ये दो साइंटिस्ट है, जिगलर जो जर्मनी में काम कर रहा था और नेटा जो इटली में। तो जिगलर ने पॉलीथीन प्रिपेयर किया बाय यूजिंग दिस ऑर्गेनोमेटेलिक कैटालिस्ट, मिक्सचर ऑफ दीज टू। तो उसने जो पॉलीथीन हासिल किया दैट इज ऑफ गुड क्वालिटी। यानी वो जो पॉलीथीन हासिल हुआ उसकी डेंसिटी देखें, मेल्टिंग पॉइंट देखें, स्ट्रेंथ देखें, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हासिल होने वाले पॉलीथीन से बहुत बेहतर था। तो जिगलर के इस कैटालिस्ट को फिर नेटा ने इटली में इसको यूज किया और उसने सेम जो है जो पॉलीप्रोपाइलीन हासिल हुआ उसकी क्वालिटी बिल्कुल बहुत बेहतर थी। मैं एक आपके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर, स्टूडेंट जरा देखिएगा। जब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पॉलीमराइजेशन जो है ये 3 तरह की होती है बुनियादी तौर पर, एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और एक नई आपको बता रहा हूं कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन आगे फिर 3 किस्म की है आपके पास है, ये कैटाइनिक है, एनाइनिक है और फ्री रेडिकल। माय डियर स्टूडेंट, हमने ये जो रिएक्शन पढ़ा ना, इट इज कैरिड आउट थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और फ्री रेडिकल चेन ग्रोथ फ्री रेडिकल इसमें हो रहा है। और एक और अहम बात आपके साथ बताता चलूं, ये जो आपके पास तीसरे नंबर पे है ना, दैट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। इसमें ये जिगलर नेटा कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब है जो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन से जो पॉलीथीन बना वो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन की निस्बत गुड क्वालिटी का था। पॉलीमराइजेशन से रेलेवेंट और बहुत सारी बातें हम चैप्टर 14 में जाकर डिटेल से पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ अल्कीन एंड दैट इज यूजेस ऑफ इथीन। इथीन के इस्तेमाल, यूजेस ऑफ इथीन में देखें 5 यूजेस हमारी बुक में डिस्कस किए गए हैं। पहली बात, इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन। अभी बात हुई है पॉलीथीन इज अ प्लास्टिक मटेरियल यूज फॉर मेकिंग टॉयज, केबल्स, बैग्स एंड बॉक्सेस। मैं पॉलीथीन के बारे में हमारी बुक में एक सेंटेंस लिखा हुआ कि पॉलीथीन इज अ वाइट
ट्रांसलूसेंट थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल ये, और ये किसके लिए यूज होता है? ये टॉयज बनाने के लिए, केबल्स बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए और बॉक्सेस। तो ये इथीन से पॉलीथीन बना उसे। दूसरा है इट इज यूज फॉर आर्टिफिशियल मसनूई राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का मसनूई तौर पर पकाना, उसके दौरान ये इथीन गैस या एथिलीन गैस इस्तेमाल होती है। जरा गौर से देखना माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये एक कंटेनर है, इसमें मैं बनाना लेता हूं और इसमें मैं इथीन गैस इंजेक्ट करता हूं, इसको मैं बंद कर देता हूं। अब जरा देखें, टाइम गुजरता जा रहा है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है आप बनाना को देखें, वो पकता जा रहा है, कुछ दिनों के बाद ये पक के इस तरह हो जाता है। ये सारी जो राइपनिंग ऑफ बनाना हुई, ये किसकी बदौलत हुई? ये सारी राइपनिंग ऑफ बनाना इट इज ड्यू टू यस, इट इज ड्यू टू इथीन। तो इथीन इज यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। बिल्कुल इसी तरह ये जो बड़े पैमाने पे जो अनराइप फ्रूट्स हैं उनकी राइपनिंग के लिए इथीन गैस का बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है। ये इथीन इंसान के लिए तो इतनी नुकसानदेह नहीं होती है, लेकिन ये अनराइप फ्रूट की राइपनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है इट इज यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक, मैं पहले दोनों में फर्क बताना चाहता हूं। एक होता है जनरल एनेस्थीसिया, एक होता है लोकल। जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत तब पड़ती है जब आप बॉडी के अंदर कोई एक्सटेंसिव ऑपरेशन करना चाहते हैं या ऐसा ऑपरेशन जो प्रोलॉन्ग हो, ज्यादा टाइम उस पर लगे और जिसमें आपको ये मरीज को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बेहोश करना लाजम हो, तो उसके लिए आप उसकी जनरल एनेस्थीसिया यानी पूरी की पूरी बॉडी उसको बेहोश कर दिया। और एक होता है लोकल। लोकल में क्या होता है? लोकल में आप बॉडी के किसी हिस्से को पैरालाइज करते हैं जहां पे आपने ऑपरेट, बाकी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो बेहोश नहीं होता और आदमी जो है वो सेंसेस में रहता है। तो जनरल एनेस्थीसिया के लिए या तो आप उसको कोई ना कोई जो है इंजेक्शन वो इंजेक्ट करते हैं, या दूसरा आप क्या करते हैं, आप मरीज को इथीन गैस ये इनहेल करवाते हैं। ये इथीन गैस जो है ये लंग्स के जरिए ये फिर ब्लड में शामिल हो जाती है और ये ब्लड में शामिल होकर ये बॉडी को ये किस तरह करती है? एक्चुअली ना जो इथीन है वो ब्रेन की तरफ आने वाले तमाम जो मैसेजेस हैं जो नर्व्स के जरिए आते हैं उनको ब्लॉक कर देती है, और ब्लॉक करने की वजह से ब्रेन का बॉडी के साथ कनेक्शन जो है वो जो पेन वगैरह से रेलेवेंट जो मैसेजेस हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसलिए इजीली ऑपरेट कर देते हैं। ऑपरेशन के बाद जब मरीज प्रॉपर फॉर्म में आता है तो उसको वो तकलीफ जो ऑपरेशन के दौरान हुई उसका भी नहीं पता चलता और उसकी मेमोरी जो है वो ऑपरेशन के दौरान जो कुछ वो मेमोरी भी लॉस हो जाती है। तो जनरल एनेस्थीसिया के तौर पर हम इथीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट में इट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग मस्टर्ड गैस। वेरी इंपॉर्टेंट, मस्टर्ड गैस ये तो अक्सर एग्जाम में आ रहा होता है। ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन मस्टर्ड गैस की मैं बात करूंगा। मस्टर्ड गैस, तो मस्टर्ड गैस को हम इथीन से कैसे प्रिपेयर करते हैं और फिर मस्टर्ड गैस की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज उसको हम देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये इथीन है, इथीन, एंड दिस इज सल्फर मोनोक्लोराइड S2Cl2, सल्फर, ये 2 से सिंपली क्या सल्फर मोनोक्लोराइड। अच्छा, जब इथीन का सल्फर मोनोक्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट होगा CH2Cl, बिल्कुल इसी तरह CH2Cl। सल्फर में से 2 सल्फर थे, एक यहां इस्तेमाल होगा, एक सल्फर ये जो हमारे पास बनाना, दिस इज कॉल्ड मस्टर्ड गैस। हमारी बुक में पहले इसका नाम क्या लिखा हुआ था, मैं सारी बातें आपके साथ शेयर करता हूं। ये है फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये अल्फा डैश, ये बीटा डैश। तो बीटा पे क्लोरीन, बीटा डैश पे क्लोरीन, ये इथाइल और अकेला सल्फर हो तो उसे सल्फाइड कहते हैं। तो इसका नाम बना बीटा
बीटा डैश, बीटा बीटा डैश, डाई क्लोरो 2 क्लोरीन है, डाई इथाइल, डाई क्लोरो किस पे क्लोरीन है, बीटा और बीटा डैश पे, बीटा बीटा डैश डाई क्लोरो और डाई इथाइल, ये इथाइल से और ये इथाइल, और साथ आपके पास क्या आ गया, सल्फाइड। अगर आप इसको एक और अंदाज में देखें, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, तो इसको मैं 1 डैश कह देता हूं, इसको मैं 2 डैश कह देता हूं, तो ये 2 पे क्लोरो 2 डैश, तो ये दूसरा इसका नाम बना 2 डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड। एक और चीज, अगर मैं इसको अयोपिकली देखूं, अयोपिक नेम ऑफ मस्टर्ड गैस, ये भी आपके साथ शेयर कर लेता हूं स्टूडेंट। ये आपके पास ना, एक ये आपके पास क्लोरोइथाइल आ गया, एक ये आपके पास क्लोरोइथाइल, तो हम इसको ना बिस कहते हैं, बिस मीन 2, बिस मीन 2, बिस 2 क्लोरो इथाइल, बिस 2 क्लोरो इथाइल, ये 1 ये 2 पे क्लोरीन है, तो 2 क्लोरो इथाइल, ये 2 क्लोरो इथाइल, तो बिस मीन 2, ये 2 हैं, कौन 2 हैं, एक ये वाला और एक ये 2 हैं, तो बिस 2 क्लोरो इथाइल सल्फाइड। तो ये 3 नाम मैंने तीनों आपके साथ शेयर कर दी। हम इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, हम इसे कहते हैं मस्टर्ड गैस, हम इसे मस्टर्ड गैस कहते हैं। कुछ बातें तो जरा देखें। पहली बात लिखी हुई है कि इट इज अ केमिकल यूज्ड इन WW1, वर्ल्ड वॉर 1, जंगे अजीम अव्वल। ये जंग जो है ना, ये 1914 से 1918 तक जारी रही। तो ये जंगे अजीम दुनिया में ये फैली हुई थी, अमेरिका और उसके तादे और दूसरी तरफ पूरी जर्मनी और उसके तादे और दूसरी तरफ। ये जो है ना मस्टर्ड गैस, ये सबसे पहले ना 1860 में बर्तानिया में इसको प्रिपेयर किया गया। बाद में ना ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसको ना फ्रिट्ज हैबर उसने जर्मनी में प्रिपेयर किया था। तो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस गैस का बेतहाशा इस्तेमाल किया गया और लाखों की तादाद में लोग इससे मरे और इतनी ही तादाद में, तकरीबन इससे डबल तादाद में लोग जो है ना वो इंजर्ड हुए। तो ये बेतहाशा इस्तेमाल की गई। बाद में ना जनेवा कन्वेंशन के तहत इसको बैन कर दिया गया, लेकिन दूसरी जंग अजीम में भी इसका खदशा रहा कि कहीं जर्मनी वाले दोबारा इसको इस्तेमाल ना करें। आखिरी दफा ना ये 1988 में ईरान इराक जंग के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया था। तो ये एक खतरनाक, ये एक डेंजरस केमिकल वारफेयर है। माय डियर स्टूडेंट, इट्स नेम कम फ्रॉम इट्स मस्टर्ड लाइक अडोर। मस्टर्ड, मस्टर्ड हम किसे कहते हैं, मस्टर्ड हम कहते हैं सरसों का पौधा, सरसों का पौधा। तो इसका जो है ना नाम मस्टर्ड क्यों है, वो कहते हैं कि इसका ना मस्टर्ड लाइक अडोर है। मेरी बात को जरा गौर से सुनना है माय डियर स्टूडेंट। ये जो मस्टर्ड गैस है ना, ये जब इम्प्योर होती है तो फिर इसका मस्टर्ड लाइक अडोर है, इम्प्योर। जब आप इसको प्योर फॉर्म में लेते हैं तो देन इट्स अडोर इज स्वीट टू गार्लिक लाइक। तो स्वीट टू, जब प्योर है, और इम्प्योर फॉर्म में इट हैज मस्टर्ड लाइक अडोर। तो मस्टर्ड लाइक अडोर की वजह से हम इसे कहते हैं मस्टर्ड गैस। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या, मस्टर्ड गैस इज नॉट अ गैस बट इज अ हाई बॉइलिंग लिक्विड। ये गैस नहीं है, ये एक हाई बॉइलिंग लिक्विड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो 215 डिग्री सेंटीग्रेड है। बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग लिक्विड है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये वाटर से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है। तो दिस इज हाई बॉइलिंग लिक्विड। तो ये गैस नहीं है, तो फिर हम इसे गैस क्यों कहते हैं? देखो, व्हेन इट इज डिस्पर्स्ड, इट डिस्पर्स एज अ मिस्ट ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स। जब हम इसको डिस्पर्स करते हैं तो ये टाइनी ड्रॉपलेट्स की सूरत में, फॉग की सूरत में ये वेपोराइज होती है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं मस्टर्ड गैस। आप इसका कलर भी देख सकते हैं स्टूडेंट, इसका कलर जो होता है ना वो येलो होता है, येलो। और सबसे अहम तरीन बात जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है स्टूडेंट
कि इट इज अ पावरफुल वेजिकेंट, दैट इज इट काजेज ब्लिस्टर। वेजिकेंट किसे कहते हैं? वेजिकेंट उस केमिकल को कहते हैं जो ब्लिस्टरिंग का बायस बनता है। और ब्लिस्टरिंग किसे कहते हैं? ब्लिस्टरिंग कहते हैं छाले बन जाना। तो जब ये बॉडी के ऊपर गिरती है तो इट इज अ पावरफुल वेजिकेंट, इट इज अ वेजिकेंट फॉर आईज, फॉर लंग्स एंड पर्टिकुलरली फॉर स्किन। और ये ब्लिस्टरिंग का बायस बन जाता है। ब्लिस्टरिंग मैंने आपसे कहा कि छाले बन, और यही वजह है कि ये 48 से 72 घंटे के दौरान ये मौत का बायस बन जाती है। माय डियर स्टूडेंट, आखिरी जो बात यूजेस ऑफ इथीन में, इथीन इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूज सच एज ग्लाइकोल, इथाइल हेलाइड, इथाइल क्लोराइड। ये ग्लाइकोल के बारे में हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। एथिलीन ग्लाइकोल, ये एंटीफ्रीज, ये ऑटोमोबाइल रेडिएटर में इस्तेमाल किया जाता है। ये वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता भी है, फ्रीजिंग पॉइंट कम भी करता है, यानी वाटर की लिक्विड रेंज उसको बढ़ाता है। और ये रेडिएटर में एंटीफ्रीज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, आज किस लेक्चर, ये आखिरी लेक्चर था अल्कीन के सिलसिले में। तो आज के लेक्चर में हमने ओजोनोलाइसिस को पढ़ा, पॉलीमराइजेशन को पढ़ा, और लास्ट में हमने यूजेस ऑफ इथीन इसको डिस्कस। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।